गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए तथा इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी स्थापित कीजिए। जैसे कि आपके क्वेश्चंस दिख रहा होगा, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इससे पहले हम अपने लेक्चर्स की वीडियो में प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकृत वेग समीकरण इसको हम सॉल्व कर लिए थे और उसके अर्ध आयुकाल की गणना भी कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। और इसके कहा हुआ है कि इसके वेग स्थिरांक मतलब के का मान भी निकालना है, आपको व्यंजक स्थापित करना है। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं पहले कि शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। शून्य कोट की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। तो शून्य कोट की अभिक्रिया अर्थात जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से होता क्या है। आप बोल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति पर अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप बोलेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, तो आप बोलेंगे वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति पर, वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति पर क्या होता है कि अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, किसी भी अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। या फिर आप बोल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या करता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर न करता हो, उसे हम कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। या तो बोल सकते हैं आप कि शून्य कोट की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की जो सांद्रता है वो शून्य घात के समानुपाती होगा। फिर से सुनेंगे, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है कि अभिकारक के किसी भी जो है क्या होता है अणु की सांद्रता में परिवर्तन ना हो, अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करे, उसे हम कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। आइए शून्य कोट की अभिक्रिया को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई अभिक्रिया लिखी है ए से बी, ए से बी कोई एक अभिक्रिया लिखी हुई है। अब ए से बी कोई अभिक्रिया लिखी हुई है तो हम इसका अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो अभिक्रिया का जो वेग है उसको लिखेंगे, तो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है वेग स्थिरांक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अभिकारक की मोलर सांद्रता, तो अभिकारक की यहाँ मोलर सांद्रता है ए और यहाँ पर इसकी सांद्रता की घात की शून्य घात की समानुपाती होगी। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, इसे हम कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। अब यहाँ पर शून्य है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर आपको मिलेगा के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किस कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, तो आप बताएंगे शून्य कोट की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है H2 प्लस यहाँ लिखा हुआ Cl2 और यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बना हुआ है यहाँ पर 2HCl और कहा जाए ये शून्य कोट की अभिक्रिया है तो इसका वेग लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग बराबर आप लिखेंगे K और यहाँ पर अभिकारक दो हैं, एक H2 है और एक है Cl2, तो H2 की पावर भी रहेगी 0 और यहाँ पर Cl2 इसकी पावर भी रहेगी 0। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के बराबर होता है, या बोल सकते हैं या शून्य घात के समानुपाती होता है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की प्रगति होने पर अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन ना हो, अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर न करे, उसे हम कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। इसको आप उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। जैसे ए से बी बना है तो यहाँ पर वेग बराबर आप दिखा सकते हैं कि अभिकारक की जो है सांद्रता की शून्य घात के बराबर है, अभिक्रिया का वेग या समानुपाती है और अभिक्रिया का वेग हमेशा शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के बराबर होता है।
अब हम लोग क्या करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या ज्ञात करेंगे, समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे, या बोल सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का हम लोग वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। स्थिरांक क्या होता है? अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक होता क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग में जिस स्थिरांक का हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं वेग स्थिरांक। फिर से ध्यान सुनेंगे कि अभिक्रिया का कोई वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग का समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें अभिक्रिया के वेग में जिस स्थिरांक का उपयोग किए हैं उसे हम बोलते हैं वेग स्थिरांक। इसको हम सामान्यतः दिखाते हैं, आपको भी दिख रहा था, के से प्रदर्शित करते हैं। वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित किया जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है या वेग स्थिरांक किस पर डिपेंड होता है। तो वेग स्थिरांक का मान दो ही फैक्टर पर निर्भर करता है, एक है अब ताप पर, दूसरा है अभिक्रिया की प्रकृति पर। तो वेग स्थिरांक का मान दो फैक्टर पर डिस्कस होता है, एक क्या पर निर्भर करता है, ताप पर, दूसरा अभिक्रिया की प्रकृति पर। तो अभिक्रिया की प्रकृति और ताप इन्हीं पर जो है वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है। अभिक्रिया के वेग हम नहीं बोल रहे हैं, अभिक्रिया का वेग तो अभिकारक की सांद्रता, ताप, दाब और जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति इन सब पर निर्भर करेगा, लेकिन अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है रेट कांस्टेंट उसका मान हमेशा अभिक्रिया की प्रकृति और ताप पर निर्भर करेगा। ताप बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट अर्थात वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। आइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हम लोग स्थापित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई एक अभिक्रिया लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए और यहाँ पर बनाया हुआ है बी। अब इस अभिक्रिया के लिए आप क्या करेंगे, तात्क्षणिक वेग लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी ए और नीचे लिखेंगे डी टी बराबर यहाँ लिखेंगे के और यहाँ पर रहेगा जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया लिख रहे हैं इसलिए ए की पावर 0 कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, जब ये ए की पावर 0 अर्थात अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये हट जाएगा मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस डी ए और क्या करेंगे यहाँ पे रहेगा बटे डी टी बराबर यहाँ रहेगा के। अब क्या करेंगे, डी टी को इधर भेज दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको निकल करके आ जाएगा मान, अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस डी ए बटे डी टी इक्वल टू के जो मिला हुआ है। अब इसको डी टी को उधर भेज दें तो हमको क्या मिलेगा माइनस डी ए बराबर के डी टी। इसको हम मानते हैं कि ये समीकरण हमारा निकल करके आया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। इसको हम क्या माने, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ये कैसा समीकरण है तो आप बोलेंगे अवकलन समीकरण है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलन समीकरण है ये, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसी प्रकार से हम लोग क्या किए थे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी समाकलन किए थे। जब समाकलन करेंगे इसका तो हमको समाकलन लगाएंगे तो माइनस और यहाँ पे समाकलन सिंबल और यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पे बराबर लिखेंगे के और यहाँ पे समाकलन डी टी कर दिए। तो समाकलन करने के बाद आपको रिजल्ट के रूप में क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ से निकल करके आएगा माइनस ए बराबर यहाँ मिलेगा के और यहाँ से टी आएगा और एक नया स्थिरांक सी जुड़ जाएगा। सी क्या है तो आप बताएंगे सी एक प्रकार का समाकलन स्थिरांक है। तो सी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सी है क्या तो बताएंगे सी समाकलन स्थिरांक है।
c क्या है, तो आप बताएंगे c एक समाकलन स्थिरांक है और c जो होता है उसका हमको वैल्यू निकालनी होती है, c का मान निकालना होता है। जब c का मान निकालना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था पर जाते हैं। अभिक्रिया की कहाँ जाएंगे, प्रारंभिक अवस्था में जाएंगे। जब अभिक्रिया की आप प्रारंभिक अवस्था पर जाएंगे तो आपको यहाँ से जो a था उसको आप क्या मानोगे, a बराबर आप मानोगे a0 और t बराबर तब आप क्या मानोगे 0। a बराबर आप मानोगे a0 और t बराबर मानोगे 0, क्योंकि शुरुआत की अवस्था थी, समय खर्चा नहीं हुआ तो अभिकारक की सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, आप इसको समीकरण 2 में रखेंगे। इस पूरे सीक्वेंस को आप कहाँ रखोगे, तो समीकरण 2 में रखोगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये समीकरण 1 था, इसको हम मान लें समीकरण 2। तो इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा, देखते रहिएगा, यहाँ से मिलेगा -a0 बराबर आपको यहाँ देखिएगा k, t बराबर आप क्या मानोगे 0 मानोगे और प्लस रहेगा c। यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आपको मिलेगा a0 बराबर यहाँ पे आपको k और 0 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा c। तो आपको c की वैल्यू मिल चुकी है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखा जाता है तो रिजल्ट के रूप में आपको क्या मिलता है, तो आप c का स्थान क्या रखेंगे, -a0 रखेंगे। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे -a बराबर आपको मिलेगा k t, और देखो यहाँ प्लस का सिंबल है, जब इस वाले को मान रखेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ आपको मिलेगा a0। अब आप क्या करेंगे, इस a0 को इधर लेकर के आएंगे तो आपको मिल जाएगा a0 माइनस a बराबर आपको मिल जाएगा kt, इतना मिलेगा ना। अब आपको क्या करना होगा, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि यहाँ से k को निकाल लेते हैं तो k बराबर आपको मिल जाएगा a0 माइनस a बटे यहाँ से मिल जाएगा t। ये निकल करके आ गया वेग स्थिरांक का व्यंजक शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक निकला हुआ है वो बताएंगे k बराबर a0 माइनस a बटे यहाँ पर t है। जहाँ a0 क्या है तो बताएंगे a0 प्रारंभिक सांद्रता है और t क्या है तो t बताएंगे समय, और k क्या है तो k बताएंगे वेग स्थिरांक जिसका हमको व्यंजक साबित करना था, और यहाँ पर जो a है बताएंगे पश्चात समय में सांद्रता, पश्चात समय में सांद्रता। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। a से b अभिक्रिया बन रही थी, इस अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर लिख दिए -dA बटे dt इक्वल टू k और a की पावर 0। अब 0 हो गया तो मान 0 होगा उसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा -dA बटे dt इक्वल टू k है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dt को उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा -dA बराबर मिलेगा k dt। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम बोलते हैं अवकलन समीकरण। अब अवकलन है तो समाकलन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -a बराबर kt प्लस c, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। फिर c जो है वो समाकलन स्थिरांक था। इस समाकलन स्थिरांक का मान निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था पर।
अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में जाएंगे तो जो 50 समय में जो सांद्रता ए थी वो A0 हो जाएगी और समय कितना रहेगा, 0 रहेगा। समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, अभिकारक की सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से आप निकालने जाएंगे माइनस इस समीकरण कहाँ रखेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ए के स्थान पे हम रखेंगे A0 रखेंगे और बराबर के टी का स्थान रखेंगे 0 प्लस सी। अब यहाँ से आपको इसमें से गुणा होगा 0 हो जाएगा तो माइनस A0 बराबर मिलेगा C। तो इसको हम मान लिए C, जो C का मान निकाल लिए माइनस A0 है। समीकरण 3 इसको मान लिए, समीकरण 3 को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में फिर से रखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस A बराबर KT माइनस यहाँ पे A0 मिला। अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से A0 किधर लाए तो प्लस माइनस वैल्यू थी, प्लस में हो जाएगी तो A0 माइनस A बराबर KT के बराबर आपको मिल जाएगा A0 माइनस A बाई टी। अर्थात जहाँ A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है और T क्या है, समय है, K क्या है, वेग स्थिरांक है और A क्या है, पश्चात समय में सांद्रता है। हम इस प्रकार से शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित करते हैं। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।